Okay, so the topic that we have at our hands is hashing. So let's get started. Okay, let me turn on this Jupyter notebook. So having talked about all the topics, this is the final one that we are going to talk about. So हैशिंग क्या है या हम हैशिंग के बारे में बात क्यों करते हैं? So I will go with a very basic example. Imagine हमारे पास कुछ किताबों का डेटा है, राइट? फॉर एग्जांपल यू सी हियर कि हमारे पास किताबों के बारे में दो बातें हैं जो हमने यहाँ पे सेव की हुई हैं. वन इज़ द ISBN. यू माइट नो कि हर किताब का एक इंटरनेशनल सीरीज बुक नंबर होता है जिससे वो आइडेंटिफायर्स के ज़रिए वो पहचानी जाती है. ISBN के साथ सपोज हमारे पास किताब का टाइटल है, ठीक है? सो लेट्स कंसिडर दिस पेयर कि हमारे पास हर किताब का टाइटल और उसका ISBN है. अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि हम इसके बारे में क्या एस्पेक्ट है जिसको हाईलाइट करना चाहते हैं. फर्ज करें हम किताबों के टाइटल्स को एक एरे में स्टोर करते हैं, राइट? सो यू कैन सी कि एक एरे के अंदर अगर हम इसको स्टोर कर रहे हैं, आई होप यू कैन सी द माउस पॉइंटर एज वेल. सो अगर हम एक एरे के अंदर इसको स्टोर करते हैं तो इट्स लाइक दिस. एक एरे के अंदर या एक लिस्ट के अंदर अगर हम ये नाम स्टोर कर रहे हैं तो ये इंडेक्सेस कैसे होंगे? ये इंडेक्स ज़ीरो पे ये पहली किताब का नाम होगा, इंडेक्स वन पे दूसरी किताब का नाम होगा, इंडेक्स टू पे तीसरी किताब का नाम होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? और अगर आप किसी भी किताब का नाम एक्सेस करना चाहते हैं तो आप एक इंडेक्स जो है वो मेंशन करेंगे उस वेरिएबल के नाम के साथ, और उस किताब के ऊपर पड़े हुए जो आपके पास कई किताब का टाइटल होगा आप उसको एक्सेस कर पाएंगे. अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? इट्स वेरी गुड. अगर आप array के अंदर स्टोर कर रहे हैं चीज़ों को और उनको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं तो कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर पाते हैं. इट्स अ वेरी गुड थिंग. What's the limitation or what's the thing that we really need to like cover here? That is, these indexes are really meaningless. यानी अगर इंट्रो टू एल्गोरिदम्स इंडेक्स ज़ीरो पे पड़ी हुई है तो इट्स जस्ट दिस कि ठीक है जी, ये इंडेक्स ज़ीरो पे पड़ी हुई है, लेकिन ज़ीरो का इंट्रो टू एल्गोरिदम्स के साथ कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं है. यानी इंट्रो टू एल्गोरिदम्स अगर इंडेक्स वन पे या टू पे या थ्री पे भी पड़ी होती तो इट डजेंट मैटर, आप किसी भी किताब को किसी भी अरेंजमेंट में किसी भी जगह पे रख सकते हैं. सो यहाँ जो इंडेक्सेस एरे में हमें दस्तियाब हैं, ये इंडेक्सेस और जो इन इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यूज स्टोर्ड हैं, इनके दरमियान सिवाय ऑर्डर के कोई ताल्लुक नहीं है कि एक तरतीब में हमने चीज़ों को रखा हुआ है, लेकिन इंडिविजुअली किसी भी इंडेक्स का किसी भी वैल्यू एट इंडेक्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है. अच्छा, फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे इंडेक्सेस मीनिंगफुल होने चाहिए, या ये कि हमारे जो इंडेक्सेस हैं उनका वैल्यू जो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई है उसके साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप होना चाहिए. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, अगर ऐसा मुमकिन हो सके कि आप मुझे ये इजाज़त दे दें या सलाहियत दे दें कि मैं जो इंडेक्स है वो ISBN को बना सकूं और वैल्यू उस किताब का टाइटल हो, राइट? सो यहाँ हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो हम इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे होंगे वो इंडेक्स डायरेक्टली रिलेट करता है उस वैल्यू के साथ जो उस इंडेक्स पे पड़ी हुई है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इंडेक्स इस्तेमाल करता हूँ 978316148410 which is really a recognized international series book number for this book title. So when I write, for example, this ISBN, I am able to retrieve this particular book title, right? So the whole point is that we raise this question कि जैसे array में हमारे पास generalized indexing है which is like only confined to 0 1 2 3, and those indexes do not have directly any relationship with the values stored at those indexes. क्या हम इससे बेहतर कर सकते हैं कुछ ऐसा कि जो indexes हम इस्तेमाल कर रहे हों उनका values के साथ कोई meaningful relationship भी हो?
So if we really want to do this, that's where this technique hashing comes into play. तो आप यूं कह लें कि हैशिंग हमें ये सलाहियत देती है कि हम इंडेक्सेस को जनरलाइज कर सकें, इंडेक्सेस को मीनिंगफुल बना सकें, इंडेक्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकें कि उनका और उस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो. And it makes some sense. We will be like really be revealing this thing as we move on. So I hope you understood like this basic concept that I revealed about like generalization of indexes and the kind of relationship between the index and the value at index. So if you have any questions, please let me know. Then we will move on. You can type in your questions as well if you desire. Okay, no questions so far. Right. Great. So, okay, I obviously will be playing with the examples. Let me go to the first example. Mm, Okay, now here is our first example of hashing. अब हैशिंग के लिए हम बहुत से ऑर्नामेंट्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. एक चीज़ जिसे हम कहेंगे हैश टेबल, एक चीज़ जिसे हम कहेंगे हैश फंक्शन, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इनटू द हैश टेबल यूजिंग दैट हैश फंक्शन. सो आई विल एक्सप्लेन बोथ थिंग्स हियर. ठीक है. फर्स्ट करें, हम एक हैश टेबल बनाते हैं और उसका साइज रखते हैं 10. राइट. इसका मतलब ये है कि हमने एक हैश टेबल के अंदर 10 लोकेशंस या 10 बकेट्स बनाई हैं. राइट. सो आवर हैश टेबल हैज अ साइज ऑफ 10. ओके, वी विल सी कि इसका साइज 10 होने का मतलब क्या है और इसका कम या ज़्यादा होने से क्या इम्पैक्ट होता है और ये कैसे यूजफुल है. So we defined the size of hash table to be 10 here. अच्छा, फिर आगे हमने एक हैश फंक्शन डिफाइन किया है. देखिए, जो वैल्यूज हमने प्लेस करनी है, हमने चूंकि ये कहा है कि उन वैल्यूज का उनकी इंडेक्सेस के साथ, अब मैं इंडेक्सेस के लिए एक और टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं एंड दैट इज की. राइट. इफ यू रिमेंबर, तो हमने पाइथन में एक चीज डिस्कस की थी जिसे हम कहते थे डिक्शनरीज. सो डिक्शनरीज के बारे में हमने कहा था कि दोज आर की वैल्यू पेयर्स, राइट, वेयर वी कैन यूज द की टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट वैल्यू. तो यहाँ भी जो बात अभी मैंने डिस्कस की है कि आप जनरलाइज्ड इंडेक्सेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे इंडेक्सेस जिनका ताल्लुक हो डायरेक्टली with the value stored at those indexes. तो आप यूं कह लें कि जैसे हम की वैल्यू पेयर की बात कर रहे हैं, आप यूं कह लें कि इंडेक्स को हम की कह देते हैं और वैल्यू को हम यहाँ पे वैल्यू ही कह रहे हैं. राइट. सो अब बुनियादी तौर पे चूंकि आप इस तरह का रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको मीनिंगफुली किसी ना किसी डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटेशन के ज़रिए की और वैल्यू की मैपिंग को डिसाइड करना पड़ेगा इस तरीके से कि आप उसको बाद में रिट्रीव भी कर सकें. तो लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यूं कहता हूं, एक सिंपल सा हैश फंक्शन अगर हम डिज़ाइन करें, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट हियर. सो मैं ये कहता हूं कि आई हैव 100 स्टूडेंट्स. I probably shared this example with you earlier as well. And I have to distribute them in 3 sections, right? And what I can do is I can use hash function, that is student ID divided by number of sections, right? Or you would say like rather mod number of sections, right? इसका मतलब क्या है? अगर स्टूडेंट आईडी 0 है
ठीक है, तो सॉरी, जीरो नहीं, हम वन कर लेते हैं। अगर वन है तो वन को अगर हम तीन पे तकसीम करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? एनीबॉडी स्पीक इट आउट? Yeah, that will be one. Similarly, if student roll number is 2 and we divide it with 3, what will be the remainder? That will be 2. And similarly, if it is 5 and we divide it with 3, what will be the remainder? Anybody speak it out? Remainder, not quotient. We are doing integer division. It will be 2. तो आप जानते हैं, या राइट, तो आप जानते हैं डिवीजन के दो आंसर्स होते हैं, वन इज लाइक द कोशेंट एंड द अदर इज रिमाइंडर। अगर हम पूरी पूरी डिवीजन कर रहे हैं तो कोशेंट फ्रैक्शन में होता है, और अगर हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो फिर कोशेंट भी नंबर होगा और रिमाइंडर भी नंबर होगा। तो पाँच को तीन पे तकसीम करें तो तीन ज़रब एक, तीन, और पाँच में से तीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा टू। तो आप जानते हैं ये जो ऑपरेटर होता है इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, राइट? ओके, सो दैट मीन्स कि अब मेरे पास एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है कि आप स्टूडेंट आईडी को नंबर ऑफ सेक्शन से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ले लें। जो रिमाइंडर आएगा वो बेसिकली मुझे क्या बता रहा है? रिमाइंडर मुझे ये बता रहा है कि ये वाला स्टूडेंट किस सेक्शन में होगा। तो रोल नंबर वन सेक्शन वन में होगा, रोल नंबर टू सेक्शन टू में होगा, रोल नंबर फाइव सेक्शन थ्री में होगा। और सिमिलरली अगर किसी का रोल नंबर सपोज 99 है तो वो किस सेक्शन में होगा? That will be in like zero, right? You may call it like three, but that will be zero. तो हमारे पास तीन सेक्शंस बनते हैं, सेक्शन जीरो, सेक्शन वन, सेक्शन टू। क्योंकि आप देखें तीन से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तीन ही आ सकते हैं, या जीरो आ सकता है, या वन आ सकता है, या टू आ सकता है। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। रिमाइंडर जो है, तीन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो वन टू हो सकता है, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो वन टू थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हो सकता है, राइट? यानी रिमाइंडर उस नंबर से एक पहले तक रहेगा जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं। सो इज इट ऑल करेक्ट अप टू दिस पॉइंट? ओके, सो आप यूं कह लें कि ये जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है एक सिनेरियो, मैं इसको कहता हूँ कि एक बहुत ही सादा सा हैश फंक्शन है, राइट? सॉरी, सिंपल हैश फंक्शन। सो हैश फंक्शन बेसिकली हमें ये सलाहियत देता है कि हम जो मैपिंग्स हैं चीज़ों के दरमियान वो डिफाइन कर सकें डिटर्मिनिस्टिकली। सो फॉर एग्जांपल इस हैश फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए अगर हमें स्टूडेंट का रोल नंबर दिया जाए तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर हमें बताया जाए कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है और नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट किस सेक्शन में होगा। आया वो सेक्शन ज़ीरो में होगा, सेक्शन वन में होगा, या सेक्शन टू में होगा, राइट? Okay, so this is a simple example of a hash function. So remember, a hash function is always going to be a calculative method that will be deterministic and that will be used to decide कि कोई भी चीज़ कहाँ पे जाके reside करेगी। और वो मेथड ऐसा होगा जिसको हम चीज़ों को प्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और बाद में जब हम उसी चीज़ को रिट्रीव करना चाहेंगे तो हम उसी हैश फंक्शन के ज़रिए उसको रिट्रीव भी कर सकेंगे। अब ये मेथड जो है ये ऑन टॉप ऑफ बेसिक एरे इंडेक्सिंग हम बिल्ड कर रहे हैं। बेसिक एरे इंडेक्सेस में ऐसा कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। हम डायरेक्टली इंडेक्स लिखते हैं जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड वी रिट्रीव द वैल्यू, बट द प्रॉब्लम देयर इज कि देयर इज नो डायरेक्ट मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन दोज थिंग्स। यहाँ हमें मालूम होगा कि हम जो चीज़ें रिट्रीव कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि कोई किताब सी प्रोग्रामिंग कहाँ पड़ी हुई है, तो आपको एरे में ये बात नहीं पता होगी, आपको एक एक लोकेशन को जाके चेक करना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर आप हैशिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसके आईएसबीएन को स्पेसिफाई करके उसके नाम को डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे, आपको एक एक लोकेशन को सर्च नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो अब हैश फंक्शंस, ये तो एक बहुत सादा सा हैश फंक्शन था जिसको मैंने अभी आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट किया, डेमोन्स्ट्रेट किया।
हैश फंक्शंस कैसे होने चाहिए, कैसे बनाए जाते हैं, ये अपनी जगह एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी है। इसके बारे में हम अब बात नहीं कर रहे होंगे कि हैश फंक्शन कैसे बनाए जाने चाहिए, इन जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं। बट वी कैन टॉक अबाउट सर्टन एग्जाम्पल हैश फंक्शंस जो इस्तेमाल में आ जाते हैं या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो एंड ये बात भी आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता अपेरेंट हो जाएगी कि हमें लाइक इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो सपोज हम एक हैश फंक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। दिस एग्जाम्पल विल pretty मच टॉक अबाउट एवरीथिंग, राइट। सो हो सकता है कि आपको इसके अंदर कुछ सवाल पेचीदा लगें, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगे जैसे हम बाकी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ओके, तो अब फर्ज करें कि हमारे पास, हम पहले हैश फंक्शन की बजाय हम बात करते हैं मेन फंक्शन की, राइट। सो मैं अपना एक हैश टेबल बना रहा हूँ और मैं उसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट की दो इंफॉर्मेशंस डालना चाह रहा हूँ। सो दैट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हैश टेबल के अंदर एलिस और उसका रोल नंबर या आईडी, बॉब और उसका रोल नंबर और आईडी, चार्ली उसका रोल नंबर और आईडी, सॉरी, रोल नंबर आईडी उसका नेम और आईडी, और डेविड उसका नेम और आईडी, ये चार चीज़ें मैं अपने हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं हैश टेबल के अंदर कंप्यूटेशन कैसे करूँगा, राइट। हाउ वुड आई डिसाइड कि ये हैश टेबल में ये वैल्यूज़ कहाँ पे पड़ी हुई होंगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। ओके, अब मैं इस पर्टिकुलर पेयर को, जिसको मैं एक हैश टेबल के, यानी अब एक सिंगल वैल्यू नहीं है बल्कि मल्टीपल वैल्यूज हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट इंसर्टिंग सिंगल वैल्यूज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंसर्टिंग मल्टीपल वैल्यूज, अ पेयर ऑफ वैल्यूज। सो where we have the name and we have the ID of the student as well, जिसको हम हैश टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं। So let's look at the insert function. इंसर्ट फंक्शन ये कहता है कि ठीक है, आपके पास दो चीज़ें आएंगी, नेम एंड आईडी। स्टूडेंट का नेम एंड आईडी आपके पास आएगा। आपको करना क्या है कि फ़र्ज़ करें कि हम नेम को इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक हैश फंक्शन कंप्यूट करते हैं। हैश फंक्शन हमें बताएगा कि लोकेशन क्या है जहाँ पे हमें इसको प्लेस करना चाहिए। तो फिर हम हैश टेबल के अंदर जाके उस लोकेशन के ऊपर, उस इंडेक्स के ऊपर इस नाम और आईडी को प्लेस कर देंगे, राइट। ये पुशबैक और मेक पेयर के बारे में अभी हम बात करते हैं। इसको हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हैश टेबल हमने बनाया है वो बेसिकली एक वेक्टर है। वेक्टर के अंदर फिर मजीद एक वेक्टर है, और वेक्टर, उस वेक्टर के अंदर मजीद एक पेयर है जो स्ट्रिंग और इंटीजर को स्टोर करता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। पेयर भी एक बना बनाया टेम्पलेट है सी प्लस प्लस की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर। जब आम तौर पे आप एक सिंगल डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लाइक आप स्ट्रिंग या इंट वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों को पेयर अप करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सी प्लस प्लस आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करती है पेयर के नाम से, और वो पेयर आपको ये सलाहियत देता है कि आप कोई भी दो वैल्यूज़ किसी भी डेटा टाइप की उसके अंदर इकट्ठी कर लें। तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हम एक सिंगल वैल्यू की बजाय एक पेयर ऑफ वैल्यू स्टोर कर रहे होंगे। अगर आपको सिंपल नेम स्टोर करना होता तो आप इस पूरी जगह पे फॉर एग्जांपल ये लिख सकते थे, राइट। लेकिन हम दो वैल्यूज कर रहे हैं तो हमने एक पेयर बना लिया, और पेयर एक ऑटोमेटिक सेटिंग है सी प्लस प्लस के अंदर जो इसको एक पेयर के तौर पर ट्रीट करने में हमारी मदद करेगी। ठीक, फिर बुनियादी तौर पे ये जो पेयर है ये एक वेक्टर के अंदर स्टोर होगा, और वो वेक्टर बजाते खुद एक वेक्टर के अंदर स्टोर होगा, राइट। अभी जब मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊंगा तो इट विल बिकम मोर अपेरेंट टू यू कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। इसका नाम हमने रखा है हैश टेबल, और इसका साइज हमने रख दिया टेबल साइज। टेबल साइज हमने ऊपर डिक्लेयर किया है विच इज 10। Where is hash table size? This is here, right? So we declared this hash table size here, right? Now, showing the output of this will help us reverse engineer कि हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पहले इसको execute करके देखते हैं कि इसकी output हमारे पास क्या आती है। So this is the program that I am running. This is the first program on hashing, and now I execute it. Okay, so if we have executed it, you see इसने हमें 10 इंडेक्सेस यहाँ पे दिखाए हैं 0 से लेकर 9 तक। अगर आपको याद हो तो हमने हैश टेबल का साइज रखा था 10, दैट मीन्स उसके अंदर 10 लोकेशंस होंगी।
और हम उनको इंडेक्स के तौर पे अगर रिट्रीव कहें तो हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये बुनियादी तौर पे एक वेक्टर है, राइट? So we have an outside vector which is of size 10. Then हमने इसके अंदर चार वैल्यूज इंसर्ट की, एलिस, बॉब, चार्ली एंड डेविड। अब आप देखिए, बॉब इंडेक्स 5 पे है, चार्ली इंडेक्स 6 पे है और एलिस और डेविड इंडेक्स 8 पे हैं दोनों, ठीक है? और हमारे पास बहुत सारे इंडेक्सेस खाली भी हैं। अब सवाल ये है कि बॉब इंडेक्स 5 पे कैसे आया, चार्ली इंडेक्स 6 पे कैसे आया और एलिस और डेविड दोनों इंडेक्स 8 पे कैसे चले गए? इसका जवाब ये है कि ये फैसला कि बॉब, चार्ली, एलिस और डेविड कहाँ कहाँ जाएंगे, इसका फैसला हैश फंक्शन करेगा। तो हैश फंक्शन ने जो कंप्यूटेशन की उसकी बेसिस के ऊपर जो इंडेक्सेस हमें मिले, उन इंडेक्सेस के ऊपर जाके हमने इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया। इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि कोई जगह खाली रह जाए और ऐसा हो सकता है कि कोई जगह एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अपने अंदर स्टोर कर लें। अब ये कैपेबिलिटी कि हम एक इंडेक्स के ऊपर एक से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें इस इंडेक्स पे भी एक वेक्टर स्टोर करने की सलाहियत चाहिए, इस इंडेक्स पे भी एक वेक्टर स्टोर करने की सलाहियत चाहिए और इस इंडेक्स पे भी। सो हर इंडेक्स के ऊपर हमारे पास वेक्टर की गुंजाइश होनी चाहिए ताकि हम उस इंडेक्स पे जितने चाहें एलिमेंट इंसर्ट कर सकें। सो दैट इज़ वाई वी मेड अ वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट? अच्छा, फिर जो इंटीरियर वेक्टर है उस वेक्टर के अंदर मजीद हमें एक जो सलाहियत चाहिए थी वो ये थी कि हम एक सिंगल डेटा टाइप नहीं स्टोर करना चाह रहे थे बल्कि पेयर ऑफ डेटा स्टोर करना चाह रहे थे। दैट वाज अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर। सो दैट्स व्हाई वी मेड अ वेक्टर वेक्टर पेयर, right? That's how this hash table was basically constructed. So it might look a little complex to begin with, but like you can comprehend it now. So अब देखिए, ये है हमारा हैश टेबल वेक्टर जो पहली 10 लोकेशंस को डिफाइन कर रहा है। फिर हर लोकेशन के ऊपर मल्टीपल आइटम्स आ सकते हैं, तो अगेन अ वेक्टर। और वो जो आइटम्स उसके ऊपर आ सकते हैं वो बुनियादी तौर पे एक पेयर की शक्ल में है, जो एक स्ट्रिंग और इंटीजर के पेयर के तौर पे है। हमने इसका नाम रखा हैश टेबल और इसको हैश टेबल साइज के साथ हमने डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स कि जो आउटसाइड वेक्टर होगा पहला, उसका साइज हैश टेबल साइज के बराबर होगा, विच इज डिफाइंड टू बी 10 एट द बिगिनिंग, राइट? So I hope this makes some sense. If you have any questions, please let me know. Yeah, speak out, guys, if you have any questions, and if you don't have any questions, you can say no. Okay. Okay. So let's move on. Now, अब हम insert function को देखते हैं। अब देखें मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं। मेन के अंदर हम सिंपली इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक है? सो इंसर्शन में हमने क्या किया है, एलिस, बॉब, चार्ली और डेविड, अब इनके पेयर्स, नेम और आईडीज के पेयर हमने इंसर्ट किए हैं। सो आइए अब देखते हैं कि इंसर्ट फंक्शन, सो नाम और आईडी वो लेता है और यहाँ वो क्या करता है कि हैश फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास, इसको कॉल करता है और इसको नेम पास कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो हम हैश वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं उसमें सिर्फ नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम की बेसिस के ऊपर हम उसकी हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं और जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट बिकम्स द इंडेक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि हैश टेबल के उस इंडेक्स के ऊपर जाके फिर हम उस पेयर को प्लेस कर देंगे। ये जो मेक पेयर फंक्शन है, अब ये बुनियादी तौर पे नेम और वैल्यू को उस पेयर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जो पेयर फॉर्मेट रिक्वायर्ड है पेयर टेम्पलेट के लिए। सो नेम और आईडी को पेयर के तौर पे उस पर्टिकुलर हैश टेबल की लोकेशन के ऊपर जाके वेक्टर आइटम के तौर पे उसको प्लेस कर देता है। सो लेट्स सी कि ये हैश फंक्शन कैसे काम कर रहा है, जो कि नाम को लेता है और हमें एक इंडेक्स रिटर्न करता है। सो वी हैव डिफाइंड दिस हैश फंक्शन हियर ऑन टॉप। अब ये नाम ले रहा है और इस नाम को इस नाम के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक हैश फंक्शन कंप्यूट कर रहा है और वो हैश फंक्शन हमें आखिर में बता देगा कि आपको हैश टेबल की किस एंट्री के ऊपर इसको प्लेस करना है।
राइट? यही तरीका है जिसे हम इस्तेमाल करके इसकी जगह डिसाइड करेंगे, और अगर हमें बाद में ये वैल्यू रिट्रीव करनी होगी तो भी हम यही मेथड इस्तेमाल करेंगे। सो हमने हैश फंक्शन कैसे बनाया? हमने कहा जी इंट सम इज इक्वल टू 0, हमने एक वेरिएबल लिया, फिर हमने एक लूप लगाई फॉर कैरेक्टर इन नेम। ये आपको पता है कि सी प्लस प्लस के अंदर भी ऑटो लूप्स दस्तियाब हैं जो नेम के अंदर से एक वक्त में, जैसे पाइथन में है, सो नेम के अंदर से एक कैरेक्टर एक वक्त में उठाएंगी। सो फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि नेम जो है, नेम इज से अली, राइट? सो अब होगा क्या कि इसमें से आप एक एक कैरेक्टर एक वक्त में उठाएंगे, यानी पहले ए उठाएंगे, फिर एल उठाएंगे और फिर आई उठाएंगे, और क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सो बुनियादी तौर पे जब आप ये करेंगे कि इंटीजर में कैरेक्टर को सम करेंगे, तो होगा क्या कि सी की एस की वैल्यू ली जाएगी, यानी ए की एस की वैल्यू, आई डोंट नो, किसी को याद है ए की, स्मॉल ए की एस की वैल्यू क्या है? जस्ट टेल मी कि जरा लुकअप करके बताइए कि स्मॉल ए, स्मॉल एल और स्मॉल आई की एस की वैल्यू क्या है? 95 एल एंड आई। एल इज 106 एंड आई बी सी डी ई एफ जी एच आई 1103। ओके, so we have like these. अच्छा, अब 95 plus 106 plus 103, it will be 209 and then 304, right? 304 बन जाएगा ये सम, राइट? अच्छा, अब ये जो लूप है, जब ये इसको सम करेगी तो इसकी एस की वैल्यूज इसके अंदर सम हो जाएंगी, सम की वैल्यू आ जाएगी 304, राइट? सो यहाँ लाइक मैं सम को वैसे प्रिंट भी कर रहा हूँ, लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीइंग व्हाट इट इज। अच्छा, अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि 304 इंडेक्स नहीं हो सकता। हमारे पास जो हैश टेबल है उसमें टोटल 10 इंडेक्सेस हैं, 0 से लेके 9 तक, ठीक है? तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं रिटर्न सम मॉड टेबल साइज, यानी अब ये लाइन क्या रिटर्न कर रही होगी? ये कह रही होगी 304 को 10 पे तकसीम करें और जो रिमाइंडर आता है वो रिटर्न कर दें। तो 304 को 10 पे तकसीम करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। दैट्स करेक्ट, राइट? सो दैट मीन्स के अगर हम इसको नाम के अंदर अली प्रोवाइड करते हैं तो ये कह रहा होगा कि इसको इंडेक्स 4 पे प्लेस कर दें, ठीक है? चले हम यहाँ पे एक नाम ऐसा डाल भी देते हैं सो दैट it looks similar. So we say that okay, let's do, okay, now remember, small I and capital I are different. आप जानते हैं कि कैपिटल I की S की वैल्यू डिफरेंट होती है, राइट? तो चलें हम ऐसे करते हैं, स्मॉल आई भी डाल देते हैं, कैपिटल आई भी डाल देते हैं, ठीक है? तो दूसरे वाला, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9 एंड 1 2 5, so हमने आईडीज में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, राइट? सो वी आर प्लेसिंग दिस। सो अब हैश फंक्शन हमें क्या करेगा कि नाम लेगा, और लाइक अब लाइक इफ यू थिंक अबाउट दिस, तो आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अच्छा हम ये ही क्यों कर रहे हैं कि हम नाम के कैरेक्टर्स की एस की वैल्यूज लेके सम अप करें? रिमेंबर, यू कैन डू कंप्यूटेशन एनी पॉसिबल वे। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते थे कि आप सिंपली आईडी को लेते और आईडी को 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले लेते, दैट वुड हैड बीन परफेक्टली फाइन। आप ये भी कर सकते थे कि आप आईडी और नेम दोनों को कंबाइन करके हैश फंक्शन कंप्यूट कर लेते, ठीक
ठीक है। सो यू कुड डू एनी काइंड ऑफ कंप्यूटेशन। अल्टीमेटली हम उसकी आउटकम के अंदर क्या चीज़ है जिसको प्रेफर करते हैं, इसके बारे में अभी मैं शॉर्टली बात करूंगा, लेकिन दिस कंप्यूटेशन कुड बी एनीथिंग। सो इन दिस केस वी आर जस्ट यूजिंग द ASCII वैल्यू ऑफ नेम टू डू दिस कंप्यूटेशन, राइट। एज आई सेड कि हैश फंक्शंस को डिज़ाइन करना, कि हैश फंक्शन कैसे डिज़ाइन किए जाने चाहिए, इसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न्ड इस वक्त नहीं होंगे। दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स फॉर नाउ। ओके, अब इससे हमें मिल गया एक इंडेक्स, तो हम दोबारा इंसर्ट के अंदर आते हैं। हमने इंडेक्स यहाँ पे मिल गया, तो हमने कहा कि ठीक है जी, इंडेक्स मिल गया है, हैश टेबल के इस इंडेक्स पे जाएं। पुश बैक आपको पता है कि वेक्टर का मेथड है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप एक वैल्यू हैश टेबल के ऊपर डाल सकते हैं। और जो वैल्यू आपने डालनी है वो सिंपल वैल्यू नहीं है, बल्कि नेम और आईडी है। तो आपने, चूंकि वो पेयर के तौर पे वैल्यू को लेगा, तो आपको ये फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, मेक पेयर, विच विल कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू दैट स्टैंडर्ड पेयर फॉर्मेट कंपैटिबल विद दैट पेयर टेम्पलेट इन C++, एंड इट विल बी कंटेनिंग द नेम एंड आईडी। तो इस तरीके से आप हैश फंक्शन के सॉरी हैश टेबल के अंदर ये वैल्यूज प्लेस कर रहे होंगे। ओके, सो हमने यहाँ इंसर्ट को कॉल किया। अब हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज कर दी हैं, 6 वैल्यूज कर दी हैं, पहले 4 थी। उसके बाद आप एक फंक्शन कॉल करते हैं डिस्प्ले हैश टेबल, जैसे हम अभी वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि डिस्प्ले क्या करता है। डिस्प्ले ये कहता है कि हैश टेबल के साइज तक आइटरेट करें। यानी ज़ाहिर है, अगर हैश टेबल में 10 एंट्रीज हैं 0 से लेकर 9 तक, तो आप उन तमाम एंट्रीज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। उसका इंडेक्स प्रिंट कर दें, सो इंडेक्सेस 0 से लेकर 9 तक होंगे। उसके बाद चूंकि हर एंट्री के अंदर मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, तो आप कहेंगे फॉर ऑटो पी हैश टेबल आई। तो हैश टेबल आई जो है, आई शुरू में 0 होगा, फिर 1 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ 9 तक जाएगा। तो हैश टेबल की हर एंट्री के अंदर फिर मजीद जितनी एंट्रीज हैं उनको रिट्रीव करें पी के अंदर, और उनको यूं प्रिंट कर दें। वो चूंकि पेयर हैं, तो आप एक ब्रैकेट पहले शुरू में प्रिंट करें, उसके बाद पेयर का पहला आइटम प्रिंट कर दें विच विल बी नेम, फिर एक कॉमा प्रिंट कर दें, फिर पेयर का दूसरा आइटम प्रिंट कर दें विच विल बी दी आईडी, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें और फिर एक स्पेस दे दें। इस तरीके से अगर कोई आइटम नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अगर एक आइटम है तो एक आइटम प्रिंट हो जाएगा, और अगर मल्टीपल आइटम है तो मल्टीपल आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे, राइट। Let's run it again to see if it makes more sense now. So मैंने इसे दोबारा compile किया, execute किया. Now see. अब पहला आइटम जो मैंने डाला, if you remember, insert के अंदर, तो वो है ये वाला अली, right? अली की जो हैश वैल्यू उसने कंप्यूट की वो है 278। 278 को जब आप, क्योंकि कैपिटल ए पहले आता है, उसकी एस की वैल्यू छोटी होती है, राइट। सो इफ अगर आपने इसके ऊपर कंप्यूट किया तो इट टर्न्ड आउट टू बी लाइक 278। 278 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है आपका हैश वैल्यू 8 आएगी, राइट। अच्छा, उसके बाद सेकंड था अली। क्या हमने इसको 310 ही कंप्यूट किया था? व्हाट वाज इट लाइक? 106, 109 एंड लाइक वट एवर दो 304 था। इसने 310 कैसे कंप्यूट कर लिया फिर? 304 था तो 310 कैसे कंप्यूट कर लिया इसने? एस की वैल्यूज गलत ली है, लिखी हैं हमने, सही करवाइए। या सम गलत किया हुआ है? ओके, सॉरी 105। और एल के लिए 8, 108। तो सम तो ये फिर भी ठीक नहीं बनता। 5 5 10, और ये 308 बनेगा। 90, अच्छा ए 97 है। ओए तुझे कितनी गलत जवाब वैल्यूज दसियां ने मैनू। सो now it will be 310, right? Okay, anyway, now just to like check, you see like index 0 में एक मैपिंग है, 5 में एक है, 6 में एक है, और 8 में 3 मैपिंग्स हैं, अली, एलिस एंड डेविड, right? So like just to reckon back,
मुझे अब पहली बात ये बताइए कि जो बात अभी तक हमने की है, क्या ये बात आपको समझ आई है? क्या आपके जहन में कोई सवाल हैं? यू कैन फील फ्री टू आस्क दोस। Okay. Now, if you think of this distribution, how do you think of this distribution? कि ये जो हैश फंक्शन जो भी था, जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, इसने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है डेटा की, आप इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको ठीक लगती है, खराब लगती है, या पता नहीं कैसी है? ओके, इस सवाल को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक, तो पहला हिस्सा ये कि हम पसंद करेंगे कि डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यानी अब यहाँ पे इंडेक्स 1 2 3 4 7 और 9 खाली हैं, और इंडेक्स 8 पे तीन वैल्यूज़ घुसी हुई हैं। सो वी वुड प्रेफर अगर चीज़ें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, कि बाकी बकेट्स जो हैं वो खाली ना रहें बल्कि वो फिल हों, बजाय इसके कि हम किसी एक बकेट में मल्टीपल एंट्रीज प्लेस करें। तो हाँ, हम पसंद करेंगे कि वैल्यूज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ठीक है। दूसरी बात कि हम इनको खुद से ऐसे कर दें, वो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि हम वो जो फिक्स्ड डिज़ाइन ऑफ एरे था, हम उससे निकल के एक कंप्यूटेबल मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमें यूं कहना चाहिए कि हम एक ऐसा हैश फंक्शन पसंद करेंगे जो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे। यानी अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो हैश फंक्शन हमने इस्तेमाल किया है, उसकी कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं है। हम एक हैश फंक्शन की कारकर्दगी को तब अच्छी कारकर्दगी करार देंगे अगर वो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट भी इवनली कर दे। यानी हम वो जो एडवांटेज है कि हम किसी की वैल्यू पेयर के दरमियान मैपिंग को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे हम डिक्शनरी में करते हैं, हम ये एडवांटेज भी मेंटेन करना चाहते हैं, और हम ये डिसएडवांटेज भी नहीं देखना चाहते कि हमारी वैल्यूज इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। ओके, ओके, सो डज दिस थिंग मेक सेंस टू यू, जो बात मैंने अभी कही? डज दिस थिंग मेक सेंस टू यू, जो मैंने अभी कही है, और नॉट? ओके, सो कंसिडरिंग दिस, हमने एक हैश फंक्शन तो बना लिया है, लेकिन हम इस हैश हैश फंक्शन की कारकर्दगी से बहुत खुश नहीं है। हम एक अच्छा हैश फंक्शन उसको करार देंगे जो चीज़ों को, ज़ाहिर है हम कंप्यूटेबिलिटी रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, लेकिन हम साथ साथ चाहते हैं कि वो चीज़ों को जितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट करे उतना बेहतर है। राइट। So we will be like covering this aspect a bit later as we move on. Let's go on to a better hash function. अब जैसे मैंने कहा कि हमारी जो तवज्जो है वो इस बात पर नहीं होगी कि हम अच्छे हैश फंक्शन डिज़ाइन करें, लेकिन हम एक अच्छे हैश फंक्शन की एग्जांपल ज़रूर देख सकते हैं। ये लाइक DJB2 हैश फंक्शन जो है, ये आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर विद यू।
just placed a few examples here. Yes. सो ये जो सिचुएशन अभी आपने देखी है, इसको हम कहते हैं कोलिजन। जब एक से ज्यादा कीज एक ही लोकेशन पे मैप कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे की 10 है, अगर आप उसे 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर ले रहे हैं तो 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 15 को भी 5 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब इस सूरत में क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो जीरो लोकेशन पे जा रही होंगी। जैसे अभी हमने अपनी एग्जांपल में देखा था कि हमारी तीन वैल्यूज लोकेशन 8 पे जा रही थी, राइट। तो जब एक से ज्यादा वैल्यूज हैश टेबल के किसी एक इंडेक्स पे मैप करती हैं तो हम कहते हैं कि इट्स अ कोलिजन सिचुएशन। As long as there was one value, it was perfectly fine. But if it became more than one values, that's a collision, and then we need to have some kind of collision resolution protocol. तो हमें कोई ना कोई collision resolution protocol की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो जैसे वहाँ पे हमने ये किया कि हमने उन एलिमेंट्स को चेन अप कर दिया। हमने वहाँ भी एक वेक्टर बनाया हुआ था और एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी चाहे हम वैल्यूज उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज वेक्टर कैन expand itself. ओके, अब हम चाहते हैं ये है कि हमारा हैश फंक्शन ऐसा हो जिसमें कोलिजन्स कम से कम हो, राइट। सो दैट विल लाइक मेक इट लाइक मोर मीनिंगफुल फॉर अस। सो व्हाट वी डू इज, तो ये एग्जांपल यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की हुई है सारी की सारी। So now I will be like showing you a hash function which has been like designed by uh, Daniel J. Bernstein, and it is called like DJB2 hash function. So it's again against like his name, Daniel J. Bernstein ने इस hash function को डिज़ाइन किया था. So that will just tell you कि hash functions डिज़ाइन करना बहुत सादा सी बात नहीं होती. They take good bit of consideration. So Daniel J. Bernstein ने जो hash function डिज़ाइन किया वो basically strings के साथ ही काम करता है, राइट। क्योंकि हम पहले भी स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे थे तो हम स्ट्रिंग ही के एक हैश फंक्शन को, एक ऐसे हैश फंक्शन को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर इस बात का इम्कान कि बहुत जल्दी कोलिजन हो जाए बहुत कम है। सो एक अच्छा हैश फंक्शन आप यूं कह लें कि एक अच्छा हैश फंक्शन आम तौर पे जो आपको रिजल्ट्स दे रहा होगा वो बहुत ज़्यादा रेंडमाइज्ड होंगे और उसमें इस बात का इम्कान कि अगर वैल्यूज़ करीब करीब हैं तो मुमकिन है कि कोलिजन जल्दी हो जाए, इस बात का इम्कान कम से कम होगा। ओके, अब अगर आप इस हैश फंक्शन को देखें तो ये भी वही काम कर रहा है कि आप कैरेक्टर लें, हर एक कैरेक्टर लें स्ट्रिंग से और उसके ऊपर कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करें। लेकिन ये कंप्यूटेशन डिफरेंट है। इसने क्या अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक लाइक वैल्यू ली हैश वेरिएबल के अंदर और ये वैल्यू हमने लिया 5381, राइट। आम तौर पे जब हम हैश फंक्शंस बनाते हैं और उसके अंदर हम वैल्यूज़ को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और कोलिजन के चांसेस को कम से कम रखना चाहते हैं तो लाइक जो थोड़े कह लें कि प्राइम नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके डिवाइजर्स बहुत ज़्यादा ना हों, वो नंबर्स काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके हैश फंक्शंस को लोग डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ हमने एक नंबर लिया हुआ है 5381 विच इज़ लाइक कंसिडर्ड बाय लाइक DJB to design the hash function. So this is the like primary value that is taken here 5381. ये वैल्यू इसलिए मुंतखब की गई है तजर्बे कर करके कि ये वैल्यू आमतौर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज के अंदर अच्छी साबित होती है। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट यू सी इज कि अब ये तो एक इनिशियल वैल्यू ले ली गई 5381। उसके बाद फॉर ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग दिस, we are doing right shift, sorry, left shift on hash.
Do you know what is like left shift operation? Do you know what a left shift operation is? Okay, okay. So a left shift operation basically is suppose हम bit level पे बात करते हैं, ठीक है? Just to demonstrate an example. First करें मेरे पास ये numbers हैं 000110, right? ये बाइनरी नंबर है, राइट? इसको थोड़ा सा चले हम मजीद, सो लाइक दिस इज, अगर हम इसको काउंट करें तो ये नंबर क्या बनता है? इसको डेसिमल में लिखें तो क्या बनेगा? What will be this number in decimal? Can you write it in decimal? Can you tell me the number directly? ये बाइनरी नंबर है, ठीक है? ये बाइनरी नंबर है, इसका मैं डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा हूँ. Yes, that's correct, it will be 6. Does everybody understand this कि इसका बाइनरी, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 6 होगा? If you don't, let me know, I can explain this to you. ओके, और अगर मैं यूं कर दूं अब क्या होगा? Yeah, that's a question that whether you understand के how does it work. So basically it depends कि आप significant digits को कैसे लेते हैं, ठीक है? So देखिए, एक दो तीन चार पांच बिट्स हैं ये, ठीक है? तो जब आप पांच बिट्स की बात करते हैं तो पहली बिट की वैल्यू वन होती है, दूसरी की टू होती है, फिर चार होती है, फिर आठ होती है, और फिर 16 होती है, राइट? So, चलें एक एक वैल्यू यूं कर लेते हैं हम. So basically it's like this. This is 2 raised to power 0, 1. अगर ये बिट ऑन है तो इसकी वैल्यू 1 होगी. This is 2 raised to power 1. This is 2 raised to power 2. This is 2 raised to power 3. This is 2 raised to power 4. Right? Does it make sense? So ये इनके नीचे इक्विवेलेंट हमने इनके लिख दिए. अब देखिए, अगर ये बिट 0 है तो फिर ये 1 नहीं होगा, फिर ये 0 होगा. सिमिलरली ये बिट 0 है तो ये भी 8 नहीं होगा, 0 होगा, और ये बिट भी 0 है तो ये भी 8 नहीं होगा, 0 होगा, 16 नहीं होगा, 0 होगा. तो सिर्फ वो बिट काउंट करते हैं हम जो कि ऑन होती है, ऑफ बिट्स को हम 0 ही रहने देते हैं, ठीक है? लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आप बिट्स की सिग्निफिकेंस को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उनका मैग्नीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली ट्रेवल करता जाता है. डेसिमल में भी ऐसे ही होता है. जो जिसे हम अकाई कहते हैं, यूनिट कहते हैं, दैट इज यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 0. जिसे हम दहाई कहते हैं, ठीक है, सो उसको हम कहते हैं लाइक द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 1. और जिसे हम हंड्रेड्स कहते हैं या सैकड़ा कहते हैं, उसे हम कहते हैं नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100 10 रेज टू पावर 2, राइट? सो ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है. सो दिस नंबर विल बी इक्वल टू 6, राइट? और अगर हम इस बिट को भी 1 कर दें
तो ये ऑन हो जाएगी, सो दिस विल बिकम 8 एंड दिस विल बिकम 14, राइट? डज इट मेक सेंस? नाउ द थिंग दैट आई रियली वांट टू कंसिडर हियर इज के राइट शिफ्ट का क्या मतलब है, तो मैं इसको वापस यहाँ कर देता हूँ। सो मेरे पास फर्ज करें ये नंबर है, राइट? ये नंबर मुझे मालूम है कि 6 है, ठीक है? मैं इस पे करता हूँ लेफ्ट। ये जो आपको इन ऑपरेशन नजर आ रहा है जहां पे दो लेस देन सिंबल लगे हुए हैं, तो ये बुनियादी तौर पे बिट शिफ्ट ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है? मैं यहाँ 5 को कम करके अभी 1 कर देता हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू फर्ज करें, ये मेरे पास हैश के अंदर जो वैल्यू है वो ये है 00110, राइट? अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं सारी बिट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। सो ये जीरो पॉप आउट कर जाएगा, इसकी जगह ये जीरो आ जाएगा, राइट? और यहां पे एक जगह खाली हो जाएगी जिसको मैं फिर जीरो फिल कर दूंगा, राइट? हाउ शुड इट गो? या राइट लाइक दिस। तो मैंने अब क्या किया है, ये वैल्यूज पहले क्या थी? 00110। मैंने इन तमाम वैल्यूज को 1 लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो ये क्या हो गई? यानी ये वैल्यूज पहले थी, सॉरी, ये वैल्यूज पहले थी 00110, ठीक है? और ये थी 6। अब मैंने इसको कर दिया शिफ्ट लेफ्ट। कैन यू सी द इफेक्ट ऑफ लेफ्ट शिफ्ट? मैंने इनको बाय 1 बिट लेफ्ट शिफ्ट किया है, ठीक है? डज इट मेक सेंस? अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज क्या हैं। अब मुझे बताइए ये वैल्यू क्या बनती है? 12, बिकॉज दिस बिट इज लाइक 4 एंड दिस बिट इज 8। ये बिट तो ऑफ है ना, राइट? इसमें 8 ऑन है और 4 ऑन है, सॉरी, यस, तो इट इज 12, राइट? इज दैट करेक्ट? डज इट मेक सेंस? ओके, अब मैं कहता हूं लेफ्ट शिफ्ट बाय 2। हम एक नहीं बल्कि दो से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। अब देखिए पहले क्या हुआ, हमने एक से लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये वैल्यू डबल हो गई है, 6 से 12 हो गई है। अब हम 2 से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इसको, यानी इसका मतलब क्या है कि 1 यहां पे आ जाएगा और यहां पे एक और 0 आ जाएगा, राइट? इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 वाली बिट भी ऑफ हो गई, 8 वाली ऑन है और 16 वाली ऑन है, राइट? अब ये वैल्यू क्या होगी? 24, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू फिर डबल हो गई, राइट? पहले 6 थी, 1 लेफ्ट शिफ्ट किया तो 12 हो गई, 2 लेफ्ट शिफ्ट किया तो 24 हो गई। इसका मतलब ये है कि हम जितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, आपकी वैल्यू डबल 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 होती जाती है, 2 से मल्टीप्लाई होती जाती है फॉर ईच लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 5, तो वैल्यू 5 टाइम्स डबल होगी। 5 टाइम्स डबल होने का मतलब है 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये लाइन कंप्यूट करेंगे, तो बेसिकली योर हैश विल गेट कंप्यूटेड लाइक, हैश विल बी गेटिंग कंप्यूटेड लाइक दिस, हैश इज इक्वल टू हैश मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस हैश, राइट, प्लस द ASCII वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर।
ओके सो ओके ये यहाँ पे दो नो सर भी आए हैं. आई डोंट नो व्हाट इज दिस फॉर. इफ इट इज रिलेटेड टू एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. ओके. So this is how it is going to like turn out to be like. So this is like hash function into multiplied by 32 और प्लस हैश कर रहे हैं तो आप यूं समझ लें इसको हम निकाल के कह सकते हैं कि एक और हैश चुके ऐड हो रहा है तो आप इसको यूं करें जैसे यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद 33 प्लस एस की वैल्यू. So this is what this line is computing. Now again, why is this computation useful or why is it done this way? So ये एक hash function है जिसे DJB ने design किया with some experimental values and ultimately purpose was to like ensure that it maximizes the chances of randomness and it minimizes the chances of collision. So it in practical situations it works really well for string based computations, right? Nothing else. That's not, there is nothing more that we need to really talk about in this particular way. So like we begin with this like number 5381, and then what we do is we like right shift it by 5. That means we multiply it with 32, and then we add like a hash once more in it. So that means we are multiplying it with 33, and then we are adding the ASCII value of the character in it, and ultimately all the sum that we get in the hash is something that we return as the key hash value computation at the end. So if there is any confusion, please let me know. जी जी. ओके अब यहाँ एक प्रॉब्लम है. अनसाइंड लॉन्ग की लिमिट क्या होती है? लेट मी जस्ट चेक. इट विल बी लाइक relatively big. Let me just check. Unsigned long C++ range. So this is 8 bytes long integer. It is also not signed. So इसकी रेंज काफी बड़ी होती है. Like you see here, आम integer 4 bytes का होता है. ठीक है. But this one is unsigned long int. और यहाँ हमने deliberately इसको इस्तेमाल इसलिए किया है because we want like wider range. यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप राइट शिफ्ट करते हैं, अब देखिए फर्स्ट करें मैं इसको मजीद राइट शिफ्ट करता हूं. अगर मैं इसको मजीद राइट शिफ्ट करूंगा तो ये वैल्यू ओवरफ्लो कर जाएगी. अब क्या बचा? सिर्फ 16, राइट? तो जब आप फॉर एग्जांपल राइट शिफ्ट को मल्टीप्लिकेशन के इफेक्ट के तौर पे ले रहे होते हैं तो उसमें जैसे जैसे आप राइट शिफ्ट करते जाते हैं आपकी बिट्स राइट को चली जाती हैं, और अगर मैं इसको मजीद वन राइट शिफ्ट कर दूं तो ये वन भी यहां से चला जाएगा, राइट? यू विल बी लेफ्ट विद काइंड ऑफ नथिंग. सो यहाँ एक प्रॉब्लम ये होता है कि ओवरफ्लोज का इम्कान होता है. जब भी आप राइट शिफ्ट एक हद से ज्यादा करते हैं तो ओवरफ्लो का इम्कान होता है. तो ये बहुत बड़े नंबर की रेंज यहाँ पे बेसिकली इसलिए चूज की गई है कि ओवरफ्लो का इम्कान कम से कम हो, राइट? ओके. अब यहाँ देखिए इस फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि अगर हम मुख्तलिफ कीज लें, मिसाल के तौर पे मैंने पहली की ली है एग्जाम्पल विथ स्मॉल ई, दूसरी की ली है एग्जाम्पल विद कैपिटल ई, तीसरी की ली है अनदर एग्जाम्पल, राइट? सो लाइक ये करीब करीब की मसन स्ट्रिंग्स हैं, ये वो स्ट्रिंग्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. लेकिन आप देखेंगे कि इवन अगर आपने सिर्फ एक ई भी चेंज किया है, एक जगह कैपिटल और एक जगह स्मॉल रखा है, तो ये जो हैश वैल्यूज कंप्यूट करेगा ये काफ़ी डिफरेंट होंगी. और वो काफ़ी डिफरेंट होने का जो एडवांटेज हमें मिलेगा वो ये होगा कि collision के इम्कान कम से कम होंगे. So this example is just demonstrating the use of this DJB function, which I will like do here as well. So if I go with this second example and execute, so you see अब ये हैश वैल्यू कंप्यूट हुई है. अगर आप इसे देखें तो ये entirely different है compared to this one, right? And also like if you see another example, this one. So
The purpose of talking about this particular DJB hash function is that we are, as I said, that we are not here to like really learn to design hash functions ourselves. हैश फंक्शंस आमतौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं। जैसे पाइथन के अंदर जो डिक्शनरी है वो हैशिंग के ऊपर काम कर रही है, तो उसके अंदर हैश फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, वो पहले से इम्प्लीमेंटेड होता है। सो आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द कॉन्सेप्ट दैट अ गुड हैश फंक्शन वुड बी that is able to randomly distribute your keys into different buckets, minimizing the chances of collisions, right? So इस एग्जांपल में हमने सिर्फ एक फंक्शन को डेमोन्स्ट्रेट किया है, djb2hash, which is like a pretty good function for string based computations. integer weight computations के लिए अलग लोगों ने फंक्शन डिजाइन किए हुए हैं, स्ट्रिंग के लिए अलग किए हुए हैं, फिर मल्टीपल को कंबाइन करके लाइक स्ट्रिंग्स को और नंबर्स को कंबाइन करके इस्तेमाल करना, दैट इज आल्सो लाइक व्हाट लाइक इज डन thoroughly as well. So if you have any questions, please let me know, otherwise I'll move on to the next example. So it looks like we're going to the next example. Okay, so now we are going to talk about collision resolution. अब जैसे मैंने ये कहा कि अगर एक बकेट में एक से ज़्यादा वैल्यूज मैप करती हैं तो इट लीड्स टू कोलिजन, राइट? सो कोलिजन्स जो होती हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो बुनियादी तौर पे आम तौर पे हम दो तरीके डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं चेनिंग और एक को कहते हैं ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग के अंदर फिर मजीद तरीके भी होते हैं। खैर वी विल बी टॉकिंग अबाउट चेनिंग फर्स्ट। चेनिंग इज समथिंग दैट वी हैव जस्ट ऑलरेडी सीन। ये जो अभी हमने पहली एग्जांपल देखी थी, इसमें बुनियादी तौर पे जो काम हम कर रहे थे ये चेनिंग थी। सो फॉर एग्जांपल इंडेक्स 8 पे मल्टीपल वैल्यूज मैप कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है आप यहाँ इनको चेन अप कर दें, राइट? सो आपने पहली वैल्यू प्लेस कर दी, एक और वैल्यू वहीं पे मैप कर रही है, तो ठीक है उसको मजीद आगे चेन अप कर दें, और अगर एक और वैल्यू वहीं पे मैप कर रही है तो उसको मजीद आगे चेन अप कर दें, राइट? सो अगर आप कोलिजन को इस तरीके से हैंडल कर रहे हों कि जिस लोकेशन पे एक से ज़्यादा एंट्रीज मैप कर रही हैं, तो आप वहाँ पे उन मल्टीपल एंट्रीज को एक लिस्ट के अंदर चेन अप करते जाएं। यानी आप यूं समझ लें कि जैसे आपने एक लिंक लिस्ट बनाई हुई है, पहले तो हमने यहाँ पे एक वेक्टर ही बनाया हुआ था, तो आप एक लिंक लिस्ट बना के इन आइटम्स को चेन अप कर देते हैं। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चेनिंग। और चेनिंग क्या है? इट्स अ मेथड टू रिजॉल्व और हैंडल कोलिजन्स। और कोलिजन्स क्या है? जब एक से ज़्यादा आइटम्स एक ही बकेट के अंदर मैप कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कोलिजन होना कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इस कोलिजन को ज़रा प्रॉपरली डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखें हमने क्या किया। हमने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, ये बिल्कुल वेक्टर वही है। हमने एक क्लास बना ली हैश टेबल की, और उसके अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया बकेट का। सो बकेट विल कंटेन द नंबर ऑफ बकेट्स दैट दिस हैश टेबल इज गोइंग टू हैव, राइट? हमने एक वेक्टर बनाया, ये बिल्कुल वही आउटसाइड वेक्टर है जिसका साइज बकेट्स के बराबर होगा, वो 8 10 15 20 जितनी भी आप बनाते हैं। अब हमने वेक्टर के अंदर वेक्टर की बजाय लिस्ट ले ली है, राइट? इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट को हम खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका टेम्पलेट सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर लिस्ट के नाम से। और उसकी टाइप हमने रखी है इंटीजर। दैट मीन्स कि ये एक सिंगल लिंक, एक सिंपल लिंक लिस्ट होगी जिसके अंदर जो डेटा आइटम्स आप स्टोर कर रहे होंगे वो सिंपल इंटीजर्स होंगे। सो दैट मीन्स के ये जो वेक्टर होगा आपका, जो आउटसाइड बकेट्स को इंडिकेट कर रहा होगा, उसके अंदर फिर मजीद जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सिंपल वेक्टर्स नहीं बल्कि लिंक्ड लिस्ट्स होंगी। और आप जितने भी आइटम उनमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो लिंक लिस्ट के तौर पे, सेपरेट आइटम्स के तौर पे उसके अंदर आप इंसर्ट कर पाएंगे। तो आपने इस टेबल का नाम, इस वेक्टर, इस हैश टेबल का नाम रख लिया, से आपने वेरिएबल का नाम टेबल रख लिया, ठीक है?
फिर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है, दैट कंस्ट्रक्टर सेज दैट ओके नंबर ऑफ बकेट्स आर इक्वल टू बी, और टेबल को आप रीसाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दैट साइज। तो अब आपका जो हैश टेबल है वो बी बकेट्स के साथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपने हैश फंक्शन बहुत ही सादा रिमाइंडर बेस्ड इस्तेमाल किया है कि आप इंटीजर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी जिस भी चीज़ का आपको हैश कंप्यूट करना है आप उसका बकेट के साथ मॉड ले लें और जो रिमाइंडर आता है वहाँ पे आप उसको प्लेस कर दें। सो दैट्स द सिंपलेस्ट हैश फंक्शन दैट वी एक्चुअली स्टार्टेड विद। और फिर इंसर्ट आइटम, आपके पास जो भी की आई है उसका हैश फंक्शन कंप्यूट करें। उसका हैश फंक्शन जो आप कंप्यूट करेंगे वो आपको इंडेक्स दे देगा और आप उस इंडेक्स पे जाके उस की को प्लेस कर दें। So that's kind of repetition of the things that we have done. Okay, then we have also like made a delete item function. So delete item function क्या करता है कि आप उसे की देते हैं कि ये वाली की लोकेट करो और इसको डिलीट कर दो। अब जाहिर है जैसे हमने कहा कि प्लेस करने के लिए आप उसकी हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं तो डिलीट करने के लिए भी आप उसकी वही हैश फंक्शन कंप्यूट करेंगे। उससे आपको उसका इंडेक्स दोबारा मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि की अगर है तो कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे कि टेबल के उस इंडेक्स पे जाके उस की को रिमूव कर देंगे। राइट, एंड दैट कुड बी कि वो चेन्ड अप की हो, एक लिंक लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हो और आप उसको वहां से लोकेट करके उसको रिमूव कर रहे हो। Right, and since it is a list which is implemented already for you, so you don't have to really worry about the traversal in that. And then is like you're simply displaying this hash, so for all the buckets, and in each bucket for all the items you will be printing out those items like this. And फिर मेन में जाके आप बेसिकली क्या करते हैं, आप एक एरे क्रिएट करते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 इन वैल्यूज़ का। ठीक है, और आप नंबर ऑफ बकेट्स डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन कि जितने एरे हैं, जितनी फॉर एग्जांपल कीज़ हैं एरे के अंदर उनका जो साइज़ बनता है और उसको एक के साइज से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, ये लाइन बेसिकली क्या कर रही होगी, so it is saying that you should initialize it like size of the keys। अब यहाँ पे हैं 10 नंबर फॉर एग्जांपल, 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर, राइट। सो साइज ऑफ 9 इंटीजर्स, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। so size of 9 integers will be, the size of operator will be telling us the size of all these integers in bytes, so it will be 36, right। 9 इंटीजर्स हैं, तो जब आप इन 9 कीज के अंदर, कीज एरे के अंदर 9 इंटीजर्स हैं तो 9 का साइज जो होगा वो हर इंटीजर चूंकि 4 बाइट्स का होता है तो 9 ज़रब 4 36 इसका रिजल्ट आएगा। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, साइज ऑफ पहले आइटम का साइज, किसी भी आइटम का साइज ले लें उसके साइज से। तो अब 10 जो है इसका साइज क्या होगा, 4 बाइट्स, सो दैट मीन्स n में क्या वैल्यू आएगी, 9, राइट। अगर आप जिंदगी का सबूत दें तो दैट विल बी लाइक, if you can speak out, so that would be great. Is that correct? Do you understand what I said? So this will be 9, right? Then you say that, okay, hash table will be contain. Why are we going with 10 values? Okay, those are 9. हमने हैश टेबल क्रिएट किया है, ओके। फिर हमने हैश टेबल क्रिएट किया ऑफ साइज 10, दैट मीन्स इट विल हैव इंडेक्सेस 0 to 9, right? And then what we are doing is we are inserting the keys into this. So we say that for int I is equal to 0, I less than n, which are like 9 elements actually, and then we insert those like this. So insert function जो है is insert item, hash table dot insert item, right? So insert item function is here, that basically says that let's compute the hash and place it in the hash table, राइट। अब उसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं, फिर हम आइटम 20 को डिलीट करते हैं और फिर डिस्प्ले करते हैं टू सी दैट हाउ इट गोज। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें 10 20 30 40 50 60 70 80 90, राइट,
और इस हैश फंक्शन को देखें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये वैल्यूज किन किन बकेट्स में जाएंगी। जबकि बकेट्स हैं आपके पास 10, सो दैट मीन्स जो भी की आप इसको पास करेंगे आप उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका बकेट नंबर होगा। सो कैन एनीबॉडी मेक अ गुड गेस आउट ऑफ इट? हाँ, नंबर ऑफ बकेट्स 10 है। So we know the values that we are placing. Those are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. तो 10 कहाँ जाएगा किस बकेट में? 20 कहाँ जाएगा? हाउ? कैसे रिमाइंडर 1 आएगा? 20 will also go to 0. 30, 40. So see, all the numbers are basically perfectly divisible by 10. The quotients will be different, but the remainders for all will be 0. So that means all these items will be going to bucket 0. So that means this, for this particular data situation, this is an awful hash function. ये एक बहुत ही बुरा हैश फंक्शन साबित हो रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के एतबार से। लेट्स सी इट, हम इसे रन करते हैं। So this is the third one where we are doing chaining. So here it is. So सारे के सारे आइटम्स चले गए बकेट जीरो में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 सारे के सारे। और फिर उसके बाद जब हमने 20 को डिलीट किया तो उसने 20 रिमूव कर दिया। 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, लाइक दे आर स्टिल देयर, राइट? सो चेनिंग का मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपके मोर देन वन आइटम्स एक ही लोकेशन में जा रहे हैं तो आप उनकी एंट्री को डिनाई नहीं करते बल्कि उनको चेन अप कर देते हैं वहां पे। सो चेनिंग इज वन वे, one method to handle collisions. Now we would expect that okay, like some in some situations like multiple items can map to one location, but the distribution should still be more of even, right? सो अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो ये चेनिंग को बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रही है सिचुएशन। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि हैश फंक्शन का डिजाइन इसमें कितना इफेक्टिव है, तो हमारा जवाब होगा इट्स वेरी बैड, as bad as possible, right? ओके, अब चेनिंग के बाद जो दूसरा मेथड हमारे पास हैशिंग में पॉपुलर है कोलिजन्स को रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग। अच्छा, ओपन एड्रेसिंग में आमतौर पे ये होता है कि आप अगर आप कोलिजन फेस करते हैं तो आप आइटम को चेन अप नहीं करते, बल्कि जिस जगह पे वो आइटम मैप हो रहा है और वो स्लॉट एम्प्टी नहीं है, आप उसको छोड़ के उसके नियर बाय किसी स्लॉट को देखते हैं कि क्या वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी है तो आप उसे वहां पे प्लेस कर देते हैं। अब अगला सवाल ये है कि वो नियर बाय स्लॉट कौन सी होगी और कैसे देखी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है ये काम रैंडमली तो नहीं किया जा सकता, हमें इसे रिकंस्ट्रक्ट भी करना होता है। सो वी हैव टू डू इट इन सम पर्टिकुलर वे। तो यहाँ हमारे पास प्रॉबिंग के मुख्तलिफ मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। सबसे सादा तरीका है जिसे हम कहते हैं लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 प्लेस किया इस लिस्ट के अंदर, 10 को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, तो वो बकेट 0 में चला गया। बकेट 0 खाली थी, आपने 10 को वहां पे प्लेस कर दिया, ठीक है?
अब उसके बाद है 20 को जब आपने 10 पे डिवाइड किया तो अगेन रिमाइंडर जीरो आया। अब जब आप जीरो बकेट में गए देखने के लिए तो आपको पता चला कि जीरो बकेट फेल्ड है, जीरो बकेट में जगह नहीं है। तो अब आप लीनियर प्रॉबिंग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जीरो के बाद इमीडिएट नेक्स्ट बकेट जो एग्जिस्ट करती है उसे देखेंगे, विच इज वन। राइट नाउ वन इज एम्प्टी एंड यू विल बी प्लेसिंग 20 इन वन। नाउ नेक्स्ट, अब उसके बाद फर्ज करें आप 30 को इंसर्ट करते हैं। 30 को इंसर्ट करने आए तो 30 अगेन जीरो में मैप करेगा, जीरो को देखा तो वो फील्ड है। लीनियर प्रॉबिंग के तहत आप नेक्स्ट को देखेंगे विच इज बकेट वन, बकेट वन भी फील्ड है। लीनियर प्रॉबिंग के तहत आप फिर उसके बाद अगली बकेट को देखेंगे विच इज टू, टू खाली है तो आप इसे टू पे प्लेस कर देंगे। राइट सो ओपन एड्रेसिंग और में आपको बेसिकली प्रॉब करना पड़ता है मुख्तलिफ खाली लोकेशंस के लिए। उसमें भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लाइक क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग भी एग्जिस्ट करती है। सो लाइक सबसे सादा तरीका जो ओपन एड्रेसिंग में है उसको हम कहते हैं लीनियर प्रॉबिंग। सो लीनियर प्रॉबिंग हमें एक एडवांटेज ये देती है कि हमारा जो चेनिंग का एलिमेंट होता है कि हमारे पास बहुत लंबी लंबी चेन्स बन सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा बहुत स्क्यूड हो सकती है, हमें उससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन जब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आइटम्स को लोकेट करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें आइटम डायरेक्टली एक ही लोकेशन पे हैश कंप्यूट करके नहीं मिल जाता, बल्कि हमें प्रॉप करके उसको ढूंढना पड़ सकता है। तो जहां हमें डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से एडवांटेज मिल रहा है, वहीं सर्च के एतबार से हमें इनएफिशिएंसी का सामना भी करना पड़ता है इसके अंदर। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट ओपन एड्रेसिंग एज वेल। सो अगेन अब आपने वही हैश टेबल बनाया, नंबर ऑफ बकेट्स टेबल, और साथ आपने उसके एक और वेक्टर बना लिया जो उसका फील्ड स्टेटस भी मेंटेन करेगा। अब हमें चूंकि हर वक्त ये मालूम होना चाहिए, चूंकि हम चेनिंग तो करेंगे नहीं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्लॉट खाली है और कौन सी स्लॉट फील्ड है। राइट सो दिस इज आवर कंस्ट्रक्टर, हैश टेबल बकेट। आप इसको टेबल को आप फॉर एग्जांपल से यू से कि आप -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं सारे के सारे टेबल को, और इसके फील्ड स्टेटस को शुरू में फॉल्स कर देते हैं कि सारी की सारी बकेट्स खाली हैं। हैश फंक्शन वही है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, इंसर्ट आइटम का फंक्शन भी वही काम कर रहा है, लेकिन अब चूंकि आपको लीनियर प्रॉबिंग करनी है तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। आपने पहला काम तो ये किया कि आपने उसका इंडेक्स कंप्यूट कर लिया। अगर ये चेनिंग होती तो आप इसको सिंपली यहाँ पे अपेंड कर सकते थे आइटम को लिस्ट के अंदर, लेकिन अब चूंकि चेनिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे, प्रॉबिंग कर रहे हैं, तो अब आप हैश फंक्शन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, वो आपको कंप्यूट करके देगा। फॉर एग्जांपल पहली बार तो 10 इंसर्ट करना है तो 10 आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप 20 इंसर्ट करने आएंगे तो आपको यहाँ देखना है फॉर आपने आई को 0 से इनिशियलाइज किया, आपने कहना है कि वाइल फील्ड इंडेक्स, कि जब तक वो इंडेक्स जो आपको मिला है वो फील्ड है तो आप अगले इंडेक्स पे चले जाएं। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन मॉड बकेट। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लाइन डूइंग? In fact, this line first, do you understand what is like this while loop for? This while loop is for making sure कि आपको जो इंडेक्स मिला है वो खाली है, और अगर वो खाली नहीं है तो आप इससे मूव ऑन करते हुए आगे कोई ऐसी जगह तलाश कर लें जो कि खाली है। तो अगर आपका ये आइटम पहले से फिल्ड है तो आप क्या करेंगे, इंडेक्स में एक का इजाफा करेंगे और उसका मॉड ले लेंगे बकेट से। मिसाल के तौर पे अगर आप इंडेक्स 9 पे थे तो इंडेक्स 9 के बाद आपको पता है कि अगर आपके पास टोटल बकेट्स 10 हैं तो 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो 9 के बाद आप फिर 10 पे नहीं जाएंगे, दोबारा 0 पे चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग मॉड विद बकेट। राइट, तो आप अगले इंडेक्स पर चले जाएंगे, आई में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अगर आई बढ़ते बढ़ते बकेट्स के बराबर हो गया है, इसका मतलब यह है कि हैश टेबल सारे का सारा फुल है और कोई भी जगह खाली नहीं है, तो आप आइटम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वरना आप क्या करेंगे कि जो इंडेक्स आपको पता चला है आप उस पे की को प्लेस कर देंगे और उसका फील्ड स्टेटस ट्रू कर देंगे। जस्ट लेट मी नो इफ दिस थिंग मेक्स सेंस टू यू। इस कोड को जरा गौर से देखिए और जस्ट आस्क एनीथिंग दैट इज लाइक नॉट क्लियर।
Is everything clear? लाइन 27 में हम की प्लेस कर रहे हैं। लाइन 27 का मतलब ये है कि हमें वो इंडेक्स मिल गया है जहां पे हमें की को प्लेस करना है। तो हमने की वहां पे प्लेस कर दी है और उसका फील्ड स्टेटस ट्रू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा इंडेक्स मिला है जो पहले से ऑक्यूपाइड नहीं था। वो इंडेक्स एक्चुअल इंडेक्स भी हो सकता है, वो प्रॉब्ड इंडेक्स भी हो सकता है, वहां पे हमने की प्लेस की और उसका फील्ड स्टेटस ट्रू कर दिया। ये सारा काम आप देखें अगर तो हम लूप के बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लूप में से गुजर के ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आया ओरिजिनल लोकेशन खाली थी या उसके बाद कोई लोकेशन खाली थी, और हम उस इंडेक्स तक पहुंच चुके हैं जहां पे हम की प्लेस कर सकते थे। अगर हमें ऐसा इंडेक्स नहीं मिलता तो आप जानते हैं कि यहां जब आई बकेट के बराबर होगा तो हम यहां से रिटर्न कर जाएंगे, ये फंक्शन आगे चलेगा ही नहीं। So that means like we are making a little more effort. अब हमें सारे items को check करना पड़ता है. So like that is adding a bit of inefficiency in that sense as well in the code. Okay. Insert item के बाद for example delete item है. तो delete item में भी आपको item search करना पड़ेगा, क्योंकि लाजमी नहीं है कि जहां आपका hash function compute करके आपको बताए वहीं आपका item भी पड़ा हुआ हो। तो आप क्या करेंगे? hash compute करेंगे, फिर वही काम while filled index। ठीक है, अगर वहां जो की पड़ी हुई है उस इंडेक्स पे वो वही है जो की आप लोकेट कर रहे हैं, तो आप उसके इंडेक्स को -1 कर देंगे और उसको खाली डिक्लेयर कर देंगे और आपका काम खत्म हो गया। ठीक है। और अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आपने क्या करना है? अगले इंडेक्स को चेक करना है। तो इंडेक्स +1 मॉड बकेट आई प्लस प्लस। और आई प्लस प्लस करते हुए आपने ये भी चेक करना है कि अगर आई बकेट्स के बराबर हो गया, यानी आपने 10 लोकेशंस चेक कर ली हैं, अगर बकेट्स 10 हैं, तो आप सिंपली ये कह देंगे की नॉट फाउंड रिटर्न। सो जैसे आपको इंसर्ट करते हुए एफर्ट करनी पड़ रही थी, अब आपको डिलीट करते हुए भी एफर्ट करनी पड़ रही है। सबसे सिंपल सिचुएशन ये है कि हैश फंक्शन ने जो इंडेक्स रिटर्न किया आपकी की वहीं पड़ी हो। अगर वहीं पड़ी है तो दैट्स द मोस्ट सिंपल सिचुएशन। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी की असल में कहीं भी हो सकती है उसके बाद। So you have to like revolve around the whole hash table in worst case to make sure that you are able to identify your key, or to declare that the key does not exist. Any confusion in this delete function? Anybody else? You can have a close look at it and you can take a little pause and make sure that you're feeling good about it. If you still have any question, please let me know. Okay, so this is like simple display hash, right? So it says that okay, for int I is equal to 0, I less than bucket, if filled of I, तो वो items जो filled हैं उनको आप डिस्प्ले कर देंगे और बाकी जगहों को कह देंगे कि वो एम्प्टी है, जो कि यहाँ पे आप उन्हें filled और एम्प्टी से रिकग्नाइज कर रहे हैं। So this is how it will go. Again, we have the same keys 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, which will be mapping to the same location, right? But because we are using open addressing will make sure that they are distributed, right? So same keys हैं, लेकिन हम contrast कर सकेंगे इसको चेनिंग के साथ। सो चेनिंग में अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे लाइन अप हो जाती थी, तो यहाँ अगर आप देखें
तो 10 जब फिल हो गया तो 20 को उसने अगली में, 30 को उससे नेक्स्ट में, 40 को उससे नेक्स्ट में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से रख दिया। और एक स्लॉट आपके पास खाली भी है। और फिर जब आपने 20 को डिलीट किया तो उसने यहाँ से 20 को डिलीट करके इसको एम्प्टी डिक्लेयर कर दिया, राइट। सो एडवांटेज क्या है? लोड इज मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। डिसएडवांटेज क्या है? इंसर्शन के केस में भी हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि हमें खाली लोकेशन ढूंढनी पड़ती है। वर्स्ट केस में इट कैन बी ओ ऑफ एन। और डिलीशन के केस में भी हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ सकती है। इस केस में, वर्स्ट केस में, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओ ऑफ एन। बट दैट ओ ऑफ एन कैन अकर इन चेनिंग एज वेल, अगर सारी चीज़ें एक ही जगह पे जा रही हैं। So it's always a close call that which scheme for handling collisions is better, whether it is chaining or like open addressing. So we generally say that we should have good hash function that does good random even distribution, and in that situation, usually using chaining is pretty effective. So if you have any questions so far, please let me know. Okay, great. So finally, this is a little example of using a dictionary. अब देखिए, अभी तक हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं इसकी, उन तमाम एग्जांपल्स के अंदर हमने हैश फंक्शन खुद बनाया है, और हमने अगरचे कुछ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स को इस्तेमाल किया है, लेकिन हमने डायरेक्टली कोई डिक्शनरी की इम्प्लीमेंटेशन इस्तेमाल नहीं की। अब डिक्शनरी सॉरी लाइक हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशन इस्तेमाल नहीं की। अब हमारे पास जैसे पेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर्स और लिस्ट्स एग्जिस्ट करती हैं सी प्लस प्लस के अंदर टेम्पलेट्स के तौर पे, हमारे पास वैसे ही हैश टेबल्स भी इम्प्लीमेंटेड है, and they're like implemented in many different forms. One simple form that is available with us to like make use of hash tables is using unordered maps. So unordered maps basically आपको ये सलाहियत देते हैं कि आप की वैल्यू पेयर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं in the form of dictionary. So they implicitly ज़ाहिर है इनके बैकएंड पे डिक्शनरी की हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। Collision handling mechanisms मौजूद हैं. Usually it uses chaining to handle the collisions. It also has a hash function working at the back end as well. So we don't really have to worry about implementing these things ourselves. So we simply say that let's declare an unordered map with this pair, integer and string, and let's name it employee directory, right? और हम करते क्या है? हम कहते हैं जी 101 पे एलिस रख दें, 102 पे बॉब रख दें, 103 पे चार्ली रख दें, राइट? सो अब ये 101 को एलिस के साथ कैसे मैप करना है, 102 को बॉब के साथ कैसे मैप करना है, और 103 को चार्ली के साथ कैसे मैप करना है, दिस इज व्हाट इज नॉट आवर हेडेक. दिस इज द हेडेक दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द हैश टेबल इम्प्लीमेंटेशन एट द बैक एंड बाय दीज अनऑर्डर्ड मैप्स, राइट? और फिर जब आप इनको प्रिंट करना चाहते हैं तो लाइक यू गेट टू प्रिंट देम लाइक दिस यूजिंग कीज, और आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी. सो जब आप एम्प्लॉय डायरेक्टरी 101 प्रिंट करेंगे तो एलिस, 102 पे बॉब, और 103 पे चार्ली मिल जाएगा. इसी तरीके से अगर आप एक की चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल यू से दैट द की इज 104 एंड यू वांट टू चेक वेदर इट एग्जिस्ट्स और नॉट, तो लाइक यू कैन यूज like these function combinations to check whether this key exists in the unordered map or not. अगर एग्जिस्ट करती है तो वो उसको प्रिंट कर देगा, वरना वो कह देगा कि नॉट फाउंड. जाहिर है इस केस में 104 एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट शुड प्रिंट दैट the item is not found. And similarly, if you want to erase the key, like fair enough, you can simply erase that 102 like here, and then if you print it all again, employee directly, so you say that for auto pair, so it is a pair now, see, because it is like id and name. So in the employee directory, you print the id from pair dot first and name from pair dot second, right? So पहली चारों एग्जाम्पल्स के अंदर हमने डायरेक्टली सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशन को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने उनको
खुद से इम्प्लीमेंट करके डेमोन्स्ट्रेट किया है और फिर फाइनली लाइक वी कैन टेल दैट हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशंस भी सी प्लस प्लस के अंदर दस्तियाब है in many different forms, and one of the most popular forms to use hash tables is this unordered map, which can provide you the mapping between keys and values, and you can use that to implement. So this is a simple demonstration of implementing an employee directory. So let me compile this one as well. So see, employee 101 Alice, 102 Bob, 103 Charlie, 104 not found, and once we have deleted, for example, 103, तो like, and you see here, जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो देखें इसने पहले 103 और फिर 101 प्रिंट किया है, 102 तो हमने डिलीट कर दिया था, and again like as it is because it is an unordered map. जो डिक्शनरीज होती हैं पाइथन में भी जो डिक्शनरीज होती हैं वो ऑर्डर्ड नहीं होती, यानी जिस तरतीब से आप उसमें आइटम्स इंसर्ट करते हैं लाजमी नहीं है कि उसी तरतीब से बाहर आएँ, बिकॉज बुनियादी तौर पे जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो लाइक हैश फंक्शन की कंप्यूटेशन की बेसिस के ऊपर होती है, ना कि वो एक फिक्स्ड इंडेक्स 0 1 2 3 के ऊपर पड़े हुए आइटम्स होते हैं. So these were the examples that I wanted to demonstrate. We have seen those examples. इनको सबको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स को भी, चेनिंग क्या है, और चेनिंग के बाद ये एग्जांपल भी यहाँ पे, जो ये सारे प्रोग्राम्स ही वही हैं जो यहाँ हमने यहीं पे लिस्टेड हैं, राइट, एग्जैक्टली. ओके, सो ये यहाँ तक जो लाइक ये पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश टेबल इन सी प्लस प्लस से पहले तक, ये सारी एग्जांपल्स हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट की हैं. ये एक एग्जांपल है विच इज़ काइंड ऑफ पुट इट ऑल टुगेदर काइंड ऑफ एग्जांपल. इट विल नॉट बी लाइक रिक्वायर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. इसको आप अपने तौर पे देख सकते हैं क्योंकि इसमें अलग फाइल्स बना के इसको किया हुआ है. आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग दीज फाइल्स, यू कैन ट्राई दैम योरसेल्फ इफ यू डिज़ायर. यहाँ तक जो है लाइक दिस विल बी लाइक relatively this will be relevant to like what your exam is going to cover, right? So like this implement sorry not this one, yeah, up to this place, right? So implementation of hash table in C++, इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इनको दोबारा से एक ही जगह पे इकट्ठे करके यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, ठीक है. सो यहाँ पे ओपन एड्रेसिंग के साथ लीनियर प्रॉबिंग के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है. दिस इज बेसिकली द सेम कॉन्सेप्ट, right? You can have a look at it, but this will not be relevant for your exam. I'm just like including them. हैश एप्लीकेशंस ऑफ हैशिंग के अंदर से मैंने एक एग्जांपल आपको डेमोन्स्ट्रेट की है विच इज़ ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टरी, दिस वन, राइट. इसके अलावा आप इनको कैशेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप डिक्शनरीज का हैश टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. ओके, देन वन लास्ट थिंग इज कॉल्ड रीहैशिंग. So, like, what is like rehashing? I will just briefly discuss this concept of rehashing. Did I include any? No, I didn't include any diagram here. Okay. So rehashing basically क्या है? There is one thing that is called load factor. Now, what is load factor? Load factor is something, अगर हम कहें कि हमारे पास लाइक 10 आइटम्स हैं और 10 ही लोकेशंस हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लोकेशंस is going to give us our load factor. That will tell के हैश टेबल पे उसकी टोटल कैपेसिटी के एतबार से कितना लोड है. नाउ अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10 लोकेशंस हैं हैश टेबल में और 10 ही आइटम है जो मुझे स्टोर करने हैं, या 10 आइटम है जो मैंने स्टोर किए हुए हैं, तो I will say it is 10 over 10 which is 1. So the load factor is 1. That means that I am kind of using the hash table to its full capacity. Okay, सी अनदर सिचुएशन. फर्ज करें कि मेरे पास 10 लोकेशंस हैं और मैंने 5 आइटम्स स्टोर किए हुए हैं, तो द लोड फैक्टर इज 5 over 10. वी कैन कॉल इट 0.5. और अगर मेरे पास फर्ज करें कि 10 लोकेशंस हैं और मैंने 7 आइटम स्टोर किए हुए हैं, तो द लोड फैक्टर इज 0.7, राइट. नाउ यूजुअली
जब लोड फैक्टर एक खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है तो वी गो विद रीहैशिंग। अब रीहैशिंग क्या है कि आप यूं कह लें कि जैसे आप एक वेक्टर को रीसाइज करते हैं, जैसे आप एक डायनामिक एरे क्रिएट करते हैं और जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो आप उसको रीडिफाइन कर देते हैं और उसके साइज को से डबल कर देते हैं या 1.5 टाइम्स कर देते हैं और उसके अंदर आइटम्स को दोबारा प्लेस कर देते हैं। ठीक है। सो सिमिलरली आप हैश टेबल के साइज को दोबारा डिफाइन करते हैं, साइज उसका बड़ा कर देते हैं और दोबारा से हैश कंप्यूटेशंस करके दोबारा से आइटम्स को उसके अंदर प्लेस कर देते हैं अगर आपका लोड फैक्टर एक खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है। एंड जनरली इट इज सेट कि इफ योर लोड फैक्टर इज क्रॉसिंग 0.75, मे बी इट्स अ गुड time to rehash your hash table. So what is rehashing? You will basically be creating the hash table from scratch, maybe with a bigger size, and you will be recomputing the hashes of all the items previously placed, and you will be placing them again to make sure that the load is more evenly distributed again. So rehashing has a cost. आपको hash table दोबारा define करना पड़ता है, सारी hashing दोबारा करनी पड़ती है, but it sometimes can be necessary to like make sure that the hash table is not overloaded and your performance is still good enough. And I'm not like really discussing its implementation as well. जो 5 program मैंने आपसे discuss किए वो अलग से मैं upload कर दूंगा and you can like look at those. Although it's not going to be like very difficult, it's very similar program that we have seen already. Okay, and like one final thing is like we have talked about like so many data structures. So like what is the advantage of hash tables particularly? So you see, we started with arrays, we talked about linked lists, then we talked about, for example, binary search trees, and then we talked about balanced trees as well. So if you see जो common operation है हमारे insertion, deletion और search, अगर आप arrays में देखें तो like we see कि हमारे पास insertion, deletion और search like it's like O of n, it can be O of n in general. लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन डिलीशन कांस्टेंट टाइम में कर सकते हैं लेकिन सर्च हमारी ओ ऑफ एन ले सकती है। बाइनरी सर्च ट्री में सब कुछ वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन में होता है, एवरेज केस में आप कह सकते हैं कि ये लॉग एन में हो सकता है, लेकिन असल में आप इसको लॉग एन में इंश्योर करने के लिए बैलेंस ट्रीज बनाते हैं। आप कहते हैं अगर आप ये ऑपरेशंस कांस्टेंट टाइम में करना चाहते हैं, सॉरी लॉगरिथमिक टाइम में करना चाहते हैं, तो फिर आप एवीएल ट्रीज या रेड ब्लैक ट्रीज बना लें विच आर मोर ऑफ बैलेंस्ड ट्रीज, और उनकी हाइट चूंकि लॉग एन होती है तो आप उसमें ऑपरेशंस भी लॉग एन में कर सकते हैं। एज अगेंस्ट दैट हैश टेबल्स ये काम कांस्टेंट टाइम में करने की सलाहियत रखते हैं ऑन एवरेज अगेन, राइट। ज़ाहिर है इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा हैश टेबल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कर रहा है आइटम्स की, सारे आइटम्स एक ही लोकेशन पे नहीं चले जाते, राइट। और आपकी जो लोड फैक्टर्स हैं वो मैनेज्ड हैं, आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छे तरीके से हो रही हैं। सो अगर ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की जा सकें और लैंग्वेजेस के अंदर ये चीज़ें अच्छे से इम्प्लीमेंटेड हैं तो ऑन एवरेज हैश टेबल आपको ये सारे काम सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली करके देता है, विच इज़ इन कांस्टेंट टाइम, right? So that's the main advantage of hash tables, and that is why it is so effective, so useful, and so important to learn and to be able to manipulate hash tables. That is why जब आप Python में डिक्शनरीज इस्तेमाल करते हैं तो वो इतनी पावरफुल क्यों समझी जाती हैं, बिकॉज उसमें जो आप की वैल्यू पेयर्स बना रहे होते हैं उनके दरमियान जो मैपिंग होती है की और वैल्यू के दरमियान, वो सादा एरे की तरह इंडेक्स के तौर पे नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कंप्यूटेशन है जो एक हैश फंक्शन की कंप्यूटेशन है जो उस की को उस वैल्यू के साथ मैप कर रहा है। और जब आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं तो एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन ये इंश्योर करती है कि ये सारे के सारे काम कांस्टेंट टाइम में हो सकते हैं, राइट। So I put down a few things here that's like related to complexity, and then like I've just put in a few like uh, questions, like multiple choice questions, like reflection on the right.
So that's it. If you have any questions, please let me know. So no questions? Okay. Okay, I guess we are done with this part of it, so I'll be ending this recording for now.